रिप्रोडक्शन इन प्लांट पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सीड, स्टेम, रूट, लीफ और स्पोर से कैसे प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, किस तरीके से सीड्स जो है जर्मिनेट करता है और कौन कौन सी राइट कंडीशंस है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, जैसे कि एयर, वाटर एंड वार्मथ। अब हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है किस तरीके से सीड्स जो है वो डिस्पर्स होती है, यानी फैलती है। क्या प्लांट मूव कर पाता है अपने आप? नहीं करता। तो अगर प्लांट मूव नहीं करता है तो क्या होगा, जो भी सीड्स होंगे वो वहीं पर ही गिरेंगे, और जब वहां पर ही सीड्स सारे गिरेंगे तो प्लांट जो है ग्रो वहीं करेगा। तो क्या सारे के सारे प्लांट ग्रो कर पाएंगे? आपने बोला सारे सीड्स जब होते नहीं तो सारे ग्रो नहीं कर पाते, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक कंडीशन हो गया। लेकिन अगर हम सारे के सारे सीड्स एक ही जगह गिरा देंगे तो वहां क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। जब ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो वहां पर हर एक सीड्स को न्यूट्रिएंट, स्पेस और गर्माहट नहीं मिलेगी इक्वली। सो ये इंपॉर्टेंट है कि सीड्स जो है वो ज्यादा एरिया पे स्प्रेड हो ताकि उनको एनफ सनलाइट मिल जाए, वाटर मिले और स्पेस मिले ग्रो करने के लिए। तो सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी कि सीड्स को स्कैटर्ड कराना यानी फैलाना। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, अवे दूर, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से उसे दूर करना को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब सीड कैसे डिस्पर्स होता है, कोई तो लेके जाता होगा। तो कौन लेके जाता है? आप लेके जा रहे हो? सिर्फ आप अकेले होंगे जो लेके जा रहे हो? नहीं, इसमें नेचर में विंड भी है, वाटर भी है, एनिमल भी है, ह्यूमन बीइंग भी है। ये सारे मिलके जो है सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। तो हम लोग एक तरह की क्या है, एजेंट है सीड डिस्पर्सल के। कैसे करते हैं देखते हैं, चलो। अब विंड से कैसे डिस्पर्स होता है, वाटर से कैसे होता है, एनिमल से कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग से कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। विंड से कैसे डिस्पर्स होता है। कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, जैसे कि ऑर्किड का हो गया, वो डस्ट जैसे बहुत ही हल्का होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है, ये इमेज जैसे को कॉटन जैसा बहुत ही हल्का होता है, जिससे ये एयर से क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। जब ये मूव कर जाता है तो इसका जो पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो है ये शीट्स है, ये उड़ता है और यह शीट्स को प्रॉपर एयर, वाटर और वार्मथ मिल जाता है और वहां पर वो ग्रो कर जाता है। तो एक तरह का मीडियम क्या हो गया इसके लिए, एयर, यानी विंड जो है एक मीडियम है इस सीड्स के डिस्पर्स करने के लिए। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। अब कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसको पानी कैरी कर जाता है, जैसे कि कोकोनट का और लोटस का। लोटस का फ्रूट जो होता है वो लाइट होता है और स्पंजी होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है स्पंजी टाइप का, ये लोटस का फ्रूट है। तो लोटस का फ्रूट का जो होता है वो स्पंजी होता है और लाइट होता है, जिससे कि ये फ्लोट कर जाता है और इजीली वो उससे अपनी स्कैटर्ड हो जाता है। वहीं पर कोकोनट का जो कोकोनट होता है वो फाइब्रस होता है। फाइब्रस का मतलब कि उसमें रेशे जैसे रस्सी जैसी होती है ना, आपको जब आप कोकोनट लेते हो तो उसमें ऊपर ऊपर रस्सी सी होती है, वो फाइब्रस होता है। इसमें थिक फाइब्रस कोट होता है जो कि उसे हेल्प करता है कैरी करने में, और वो 1000 किलोमीटर सी के अक्रॉस ट्रैवल कर जाता है। जैसे ये कोकोनट देख रहे हो, ये 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाता है, और जैसे ही उसे लैंड मिलती है और उसे लगता है कि ये एनवायरनमेंट उसके लिए सूट करता है, वहीं पर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब एनिमल कैसे डिस्पर्स करते हैं। अब आपको कुछ फ्रूट अच्छे लगते हैं ना, जैसे ह्यूमन बी को भी एनिमल में ही कंसीडर करा जाता है, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल। तो जो प्लांट होते हैं ना, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो जूसी होते हैं। मैंगो देखो कैसा होता है, अच्छा होता है। तो उसका मतलब एनिमल को भी अच्छा लगता होगा, एनिमल भी खाते हैं तो फ्रूट्स को। तो उसके जो बीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लोग ड्रॉप मतलब फेंक देते हैं, वो थोड़ी खाते हैं बीज को। तो वो क्या है, खाया इधर से उधर ले गए, तो वो भी क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए। जामुन, चेरी, एप्पल, ये भी डिस्पर्स इसी तरह से होते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हम भी ऑरेंज खाते हैं, मैंगो, पियर, प्लम, ये सब भी हम खाते हैं ना। तो हमने क्या करा, इसका फ्लैश खाया और इस सीड्स को बाहर फेंक दिया। अब कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें टाइगर क्लॉ होता है, यानी कि धतूरा, बर्डॉक, इन सब में हुक्स होते हैं। जैसे देखो धतूरा, इनमें क्या है, हुक्स है ना, ये हुक्स देखो,
ये है धतूरे का, ये बर्डॉक। ये जो इनमें क्या होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एनिमल के जो फर है ना उसमें चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो एनिमल ट्रैवल करते हैं और धीरे उनके साथ ही ये ट्रैवल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इसे हम बोलेंगे टाइगर क्लॉ, याद रखना टाइगर क्लॉ, क्योंकि इसका जो क्लॉ है यानी इसका जो ऐसे जो होता है वो क्लॉ जैसा होता है, टाइगर के पंजे जैसा। क्लॉ का मतलब होता है पंजा, पंजे जैसा होता है। डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है उसका कैसे होता है ना, एक्सप्लोड करना। तो कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं, जैसे कि लेडी फिंगर का, ये लेडी फिंगर आपको देखते हैं, ये भी जैसे ही ग्रो कर, जैसे ये थोड़ी सी बढ़ जाती है ना तो ये भी क्या करती है, भर्स करके एक्सप्लोड कर देती है। पी का, यहाँ पर पी भी एक्सप्लोड कर जाती है। और बालसम, ये भी क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा राइप होता है तो इससे भी वो बर्स्ट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर थोड़े से इसे फिलअप से वो कर लेते हैं। न्यू एप्पल ट्री ग्रो फ्रॉम सीड इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, सीड कोट हो गया, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अ पीस ऑफ पोटैटो विद बर्ड लिखेंगे। यहां पर आप बोलोगे आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए है, अगर ए एन होता तो आप यहाँ पर आई लिखते हैं। यहाँ अब यहाँ पर ए है इसलिए आप बर्ड लिखो, क्योंकि बर्ड ई और आई ये दोनों एक का मीनिंग सेम है, तो आप यहाँ बर्ड लिखोगे। कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। पी सीड स्कैटर्ड बाई, पी सीड कैसे स्कैटर्ड होती है, किसकी उससे होती है, एक्सप्लोशन से। एग्रीकल्चर, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। अभी हमने क्या करा कि कैसे सीड डिस्पर्स होती है, अब एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्रॉप क्यों होती है, जब एक प्लांट सिर्फ एक नहीं होती, जहां बहुत सारी एक जैसी प्लांट को हम ग्रो करते हैं ना तो उसे हम बोलेंगे क्रॉप। जैसे मान लो वीट का है, वीट का एक पौधा नहीं लगाते, वीट का बहुत सारे पौधे लगाते हैं, तो वो हो जाता है क्रॉप। और ये जो प्रोडक्शन ज्यादा स्केल में होता है तो उसे हम बोलेंगे एग्रीकल्चर। अब अलग अलग क्लाइमेट, सॉइल, वाटर उन्हें चाहिए है, तो वीट बार्ली को विंटर सीजन चाहिए, यानी ज्यादा गर्मी वो बर्दाश्त नहीं करता वीट और बार्ली के लिए, तो इसलिए वो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। ज्वार, बाजरा, पर्ल, मिलेट जो होता है, बाजरा, मेस, ये समर में ग्रो कर जाते हैं, इनको गर्मी चाहिए, ठंड नहीं चाहिए। राइस समर चाहिए, इसलिए साउथ इंडिया में ज्यादा राइस होते हैं। जूट समर, कॉटन समर, पी, ग्राम, मस्टर्ड विंटर, ये विंटर सीजन में होता है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होते हैं ये। ग्रीन ग्राम मूंग समर, ओट विंटर। तो जो क्रॉप विंटर में ग्रो करते हैं ना उसे हम बोलेंगे राबी क्रॉप, और जो समर में ग्रो करते हैं उसे बोलेंगे खारिफ क्रॉप। स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस है। टोटल कितने स्टेज है, 6 स्टेज है, यानी कि ये 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जाके आपके पास जो क्रॉप आता है वो आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता होगा, तो सबसे पहला जो हार्ड वर्क है, यानी सबसे पहला जो काम होता है उनका वो है प्लोइंग करना, यानी जो मिट्टी हार्ड होती है ना उसे लूज करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक इमेज दिखेगी, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, लूज कर रहे हैं। अभी तो ये मशीन से, ट्रैक्टर से कर रहे हैं, पहले होता था कि वो अपने हाथों से लूज करते हैं, फिर उसमें सीड्स को ग्रो कराते हैं। तो लूज करना है, और लूज क्यों करते हैं, इट हेल्प फॉर एयर सर्कुलेशन, यानी एयर जो है वो अच्छी तरह से सर्कुलेट करे। नेक्स्ट है सोइंग, सोइंग का मतलब होता है प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल, यानी कि हम सीड्स को सॉइल में डालना। तो फार्मर क्या करते हैं, यूजुअली हैंड से डालते हैं, अब तो मशीन आ गई, मशीन के जो एक पर्टिकुलर गैप होता है तो इसमें क्या करते हैं, सीड्स रखते हैं और हर एक जगह पर सीड्स ग्रो करते हैं। तो जो सीड्स ये चुनते हैं ना, ये हाई क्वालिटी का सीड्स होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई क्वालिटी का नहीं होगा तो सारे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए ये सीड्स भी अच्छी क्वालिटी का लेते हैं। फिर उसके बाद में इनमें मैन्योर डाला जाता है। मैन्योर का मतलब होता है खाद। तो ये जब ये खाद डालते हैं तो जो खाद होता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है कौन, सॉइल, और रूट के थ्रू जो है वो प्लांट में जाता है, इसलिए अच्छी खाद। आजकल आप देखते होंगे ना, कहते हैं केमिकल, ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक से क्या होता है, जो केमिकल है वो प्लांट में नहीं जाता, तो आप जो खाते हो वो अच्छी चीजें होती हैं। तो मैन्यूअर जो है और फर्टिलाइजर जो है वो न्यूट्रिएंट डालता है सॉइल में। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन मतलब पानी। जब पानी आप देते हो किसी भी फील्ड में, क्योंकि पानी तो पौधे को चाहिए ग्रो कराने के लिए, क्योंकि 3 कंडीशन है, एयर, वाटर एंड
वार्मथ, यानी यहाँ पर आपने एयर डाला, फ्लो करा तो एयर हो गया, अब वाटर भी डाल दिया आपने इसमें और फिर उसे वार्मथ मिलेगा, यानी आप इसे रख दोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है, ये लोग पानी डालते हैं, कितना चाहिए उतना ही डालते हैं, ऐसा नहीं कि ओवरफ्लो हो जाता वरना सारे सीड्स बह के निकल जाएंगे। तो जितना ही चाहिए उतना ही सीड्स उतना ही ये वाटर सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, यानी जब ये पौधा बड़ा हो जाता है, इसके सीड्स ग्रो कर जाते हैं, तो फिर हार्वेस्ट होता है। ये मशीन के थ्रू हार्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मैनुअली कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ पर अभी मैनुअली हार्वेस्ट किया जाता है। स्टोरेज, इसके बाद क्या हो गया, हार्वेस्ट हो गया तो उसके बाद इसे स्टोर भी करना है। ध्यान रखना, राबी क्रॉप जो है वो मार्च में हार्वेस्ट होता है, ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है। राबी क्रॉप आर ग्रोन आर हार्वेस्टेड इन मार्च, खारिफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन, बारिश के बाद होता है, मतलब जैसे मानसून सीजन है उसके एंड में होता है। तो ज्यादा बारिश आ जाती है तो क्रॉप खराब हो जाती है ना, आपने न्यूज में सुना भी होगा कि जब बारिश होती है तो फसल खराब हो गई। रीजन यही है कि अगर पहले हो जाती है तो वो बह के निकल जाती है। स्टोरेज, तो ये सारे मतलब सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है फार्मर को। अब आता है नेक्स्ट स्टोरेज, उसके बाद में जो उन्होंने हार्वेस्ट किया है उसे स्टोर भी करना पड़ता है प्रॉपरली। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो डैमेज हो जाएगा। कैसे डैमेज होएगा, मॉइस्चर और पेस्ट की वजह से। मॉइस्चर का मतलब ये होता है कि जब नेचर में नमी होती है ना, यानी थोड़ा सा वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है तो वो मॉइस्चर होता है। पेस्ट यानी चूहे हो गए और बाकी सारे जो पेस्ट होते हैं यानी कीड़े होते हैं, उनसे बचाने का काम करते हैं। तो इनका जो सिक्स्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टोरेज का। तो व्हाट आर द प्रोसेस, प्लोइंग, सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से याद होना है। अब यहाँ पर ये स्टोरेज की इमेज आपको दिखी। अब है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो आता है वो है प्रोटेक्ट करना क्रॉप को। अब फार्मर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल, क्योंकि एनिमल क्या करते हैं, आते हैं उनको खाना चाहिए, आराम से आ जाते हैं और खा जाते हैं। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फेंस करना पड़ता है उन्हें क्या करना पड़ता है, फेंस लगाना पड़ता है, यानी कि चारों तरफ में उसने मतलब बाउंड्री बनानी पड़ती है कि एनिमल उसके अंदर ना आ सके। फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, ग्रेजिंग मतलब चरने वाले एनिमल। बर्ड ऑल्सो डिस्ट्रॉय, बर्ड्स भी डिस्ट्रॉय कर देती है ना, ऊपर से आती है और वो खा जाती है। साइड से तो आपने कवर कर दिया, लेकिन ऊपर से कैसे कवर करोगे, तो एक स्केयर क्रो बनाते हैं। स्केयर क्रो यानी यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है स्केयर क्रो की, तो ये स्केयर क्रो जैसे बना लेते हैं जिससे कि उन्हें ये लगता है बर्ड को कि कोई इंसान खड़ा है, तो वो कोशिश नहीं करता आके ज्यादा बैठने, क्योंकि वो भी डरते हैं ना। तो इसलिए स्केयर क्रो जो होता है वो बर्ड्स को भगा देता है। साथ ही साथ वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स करते हैं। इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स। वो प्लांट को इंसेक्ट्स, पेस्ट, रैट और मोल से बचाने का काम करते हैं। अब क्या करते हैं फार्मर, अगर क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, हनी कट जाती है, उसके बाद फार्मर क्या करते हैं, तो फार्मर को सबसे बड़ी चुनौती उनकी होती है कि उससे प्रोटेक्ट करना है, किससे, स्मॉल एनिमल और मॉइस्चर से। तो इसे सब पहले एयरटाइट कंटेनर में वो लोग स्टोर करते हैं, पल्सेस को भी, ग्रेन को भी। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं ताकि ग्रेन और पल्स बचे रहें, और हेल्दी सीड्स को वो स्टोर कर देते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो यहीं पर लिखा हुआ है ना, गो ग्रीन। ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम यूज करते हैं तो एनवायरमेंट के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। अभी बता रहे थे ना ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो मैनुअर हमें यूज करना चाहिए। मैनुअर यानी कि जो भी खाद है, आप वेजिटेबल वेस्ट होता है तो उसे ज्यादा वेस्ट नहीं करते, यानी कि पॉलिथीन के साथ में या फिर दूसरे साथ में मिक्स नहीं करना होता है, उसे अलग स्टोर करो और दूसरा जो है रैपर्स ये सारे को अलग रखो। तो जो नेचुरल वाला है उसे आप अगर सॉइल में डालते हो तो वो अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। और इंसेक्टिसाइड्स के लिए सबसे बेस्ट जो ट्री है वो है नीम का ट्री, उससे भी इंसेक्ट्स नहीं आते। आपने देखा है ना वूलन क्लॉथ में अगर आप नीम की लीफ डाल देते हो तब भी आपका काम चल जाता है। तो सेकंड पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट में इसके बाद हम रिकैप्चुलेशन भी करेंगे थोड़ा सा। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं एक बार।
प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, स्टेम, रूट, लीफ एंड स्पोर। प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स करते हैं, लेकिन सिर्फ हेल्दी सीड्स ही न्यू प्लांट में बदल जाते हैं। सीड नीड सफिशिएंट एयर, वाटर एंड वार्म टू जर्मिनेट। Seeds scatter away from the parent plant so that they get adequate favorable condition to grow. In nature, seeds are dispersed by wind, water, animal, human being and explosion. टू मेन टाइप ऑफ क्रॉप है, एक है राबी और एक खरीफ। फार्मर जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करते हैं हेल्दी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। इवन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कराने के लिए। कहाँ से, किससे, इंसेक्ट और पेस्ट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, आप वो भी देख लीजिए। थैंक यू।